दोस्तों, एक लड़की की शादी को मात्र 3 दिन ही बीते थे कि तीसरी रात को भागते हुए अपने ससुराल से अकेले ही अपने मायके आ जाती है और दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। जब जैसे ही उसके माँ पिताजी होते हैं उस लड़की की हालत देखते हैं तो उसकी हालत ऐसी थी कि उसे देखकर वो घबरा जाते हैं और वो कुछ रिश्तेदार अभी तक शादी से गए नहीं थे, वो भी देखते हैं तो वो भी घबरा जाते हैं और उसे देखते ही इस तरीके से आने का कारण पूछते हैं तो फिर वो जो है बताती है। उसे सुनकर लोगों के होश उड़ जाते हैं। अब दोस्तों, वो लड़की कहती है कि रात को गैर लोग उसके कमरे में आते हैं और उसी का वीडियो दिखाकर उसे ब्लैकमेल करते हैं। अब ये सुनने के बाद सारे लोग सन्न रह जाते हैं और उसके बाद तुरंत उसे लेकर पुलिस थाने पहुंचते हैं, जहाँ पर पूछताछ होती है। जब जांच होती है तो वो भी खतरनाक किस्सा सामने आता है। दोस्तों, एक बहुत ही सनसनी कहानी है। क्या होता है, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि मेरा जो हौसला है वो बढ़ता रहे। ये जो सच्ची कहानी है, ये कहानी है पश्चिम बंगाल की एक लड़की जिसका नाम अदिति होता है। उसकी शादी फरवरी महीने में एक दिलीप दास नाम के लड़के से होती है। जब वो अपने ससुराल जाती है तो दोस्तों, सुहाग रात के दिन ही उसका पति बीमार हो जाता है और उसकी सास उससे कहती है कि बहू दरवाज़ा खोल के रवाना। उसे ये बात बड़ी अजीब लगती है। वो सोचती है कि ये भी कहने वाली कोई बात है क्या। कोई उसके बाद उसके कमरे में सो जाती है और अपने पति का इंतज़ार करती है। इंतज़ार करते करते वो नहीं आता है, वो सो जाती है। लेकिन रात को 3 बजे जैसे ही उसने कुंडी खोलकर सोई हुई थी, रात को 3 बजे उसे अपने बिस्तर पर कुछ हरकत महसूस होने लगती है। वो सोचती है कि शायद पति आया होगा, लाइट बंद था इसीलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो कहती है कि मुझे नींद आ रही है, सोने दो। लेकिन सिर्फ इतना ही कहती है, उसके बाद वो कुछ नहीं कहती है। ना ही उसका कोई विरोध करती है और ना ही अगला मन ही कर रहा था। वो सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, सुहागरात की जो औपचारिकताएं हैं पति को पूरी कर लेने दो। वो भी थोड़ी एक्टिव हो जाती है। लेकिन जब वो अपना हाथ इधर उधर घुमाती है और जब हाथ उसके चेहरे पर आता है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसका पति नहीं था, कोई और था। क्योंकि उसके चेहरे पर दाढ़ी थी जबकि उसके पति के चेहरे पर कोई दाढ़ी नहीं थी। वो चौंक जाती है और कहती है कि कौन है, कौन है। तो वो कहता है कि चुप हो जाओ, कोई बात नहीं, मुझे ही भेजा गया है और कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन वो उठ के बैठ जाती है और वो कहती है कि तुम कौन हो। ज़ोर ज़ोर से वो चिल्लाने लगती है और वो फिर बेड से उतर कर भाग जाती है और बोर्ड के पास जाती है लाइट जलाने के लिए। लेकिन जब तक वो लाइट जलाती तब तक वो शख्स उसके कमरे से निकल कर भाग चुका था। अब वो पूरी तरीके से घबरा जाती है। लाइट जलाने के बाद देखती है कि कोई नहीं है, फिर इधर उधर देखती है, कमरे में कोई नहीं है। फिर वो कुंडी मार लेती है और थर थर काँपने लगती है। सोचती है कि कौन है, फिर सोचती है शोर मचाऊं, किसको बुलाऊं। लेकिन चूँकि उसकी पहली रात थी इसीलिए वो कुछ समझ नहीं पाती है और फिर उसके बाद वो अपने बेड पर आ जाती है और सोने की कोशिश करती है। लेकिन डर के मारे उसे नींद नहीं आती है। उसके बाद जब सुबह होती है तो उसका पति जो दिलीप दास होता है वो कमरे में आता है। तो वो कहती है कि तुम कहाँ सो गए थे। तो वो कहता है कि मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं बगल वाले कमरे में सोया था, रिश्तेदारों के साथ सोया था। वो बोली कि क्या हो गया, अभी ठीक हो या अभी भी तबीयत ख़राब है तुम्हारी। तो वो बोलता है कि नहीं, अभी भी मैं ठीक नहीं हूँ। वो बोलती है ऐसा क्या हो गया और तबीयत ख़राब थी, अपने कमरे में सोएं, क्या तुम रात को आए नहीं थे। वो बोलता है नहीं, मैं तो नहीं आया था, मैं तो अभी आ रहा हूँ, क्यों, क्या हुआ।
अब वो मतलब सोच में पड़ जाती है कि इसको क्या बताऊँ, क्या ना बताऊँ। फ़िलहाल वो नहीं बताती है और उसके सवाल जवाब करने लगती है कि तुम यहाँ पर क्यों नहीं सोए थे? तो वो कहता है कि मैं सोच रहा था कि कहीं 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 तुम्हारी भी तबीयत ख़राब ना हो जाए। तो वो कहती है कि कोई छुआ-छूत की बीमारी है क्या? तुमको क्या हुआ है? मैं समझ नहीं पा रही हूँ, क्या नौटंकी चल रही है? मुझे बोला गया है कुंडी खोल के सोना है और उसके बाद तुम आए नहीं। ऐसी भी कौन-सी तुम्हारी तबीयत देखने में ठीक-ठाक लग रहे हो क्या चल रहा है? यहाँ पर मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तो वो कहता है कि कुछ नहीं है। उसके बाद उठकर वो जाने लगता है। वो कहती है कि कहाँ जा रहे हो? तो कहता है कि रिश्तेदार आए हैं, बहुत सारे रिश्तेदार हैं, उसको इधर-उधर छोड़ना है। तो उससे उसकी कोई बहन भी है, वो बुआ है, उसको भी छोड़ने के लिए बाइक से कहीं जाना है। उठ के फ़िलहाल वो चला जाता है और दिन भर बिज़ी रहता है। सारा दिन कमरे में कई लोग आए, कई लोग गए, नाश्ता किया, खाना खाया। लोग उसका मुँह भी देखने आए, लेकिन वो उस शख्स को ढूँढ रही थी कि आखिरकार वो शख्स कौन था जो रात को कमरे में आया था, क्योंकि उसकी नज़रें बस उसी पर टिकी हुई थी, उसी को ढूँढ रही थी, लेकिन ऐसा कोई दिखता ही नहीं है। अब सारा दिन फ़िलहाल ऐसे ही निकल जाता है, लेकिन जब दूसरे दिन ऐसा हुआ कि दिलीप दास कहीं और सोने के लिए चला गया, तो फिर अदिति जो है उसके सब्र का बाँध टूट जाता है। वो जाती है और उसके पास वहाँ जहाँ पर वो सोया हुआ था, उसके बाद उसे कहती है कि यहाँ पर क्यों सो रहे हो? चलो अपने कमरे में वहाँ सोना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो कहती है कि वो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं क्या आपको खा जाऊँगी? आपके साथ मैं क्या करूँगी? आप चलो अपने कमरे में सो। अब सारी रात जो औरतें थी, 2-4 औरतें थी, वो आ जाती है, उसकी सास आ जाती है। वो कहते हैं कि इतनी बेशर्म दुल्हन तो नहीं देखी, जो खींचकर अपने पति को अपने कमरे में ले जा रही हो। अदिति का पारा इतना सुनते ही गर्म हो जाता है। वो कहती है कि मैंने भी ऐसा घर नहीं देखा कि पराई लड़की को अकेले कमरे में छोड़ दिया जाए मरने के लिए, और पता नहीं कौन खाए क्या करे, कुछ किसी को खबर नहीं है। हालांकि वो यहाँ नहीं कहती है उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन इशारों इशारों में बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बावजूद जो है कमरे में आने के लिए तैयार नहीं था। अतिथि उससे कहती है कि नहीं, तुम्हें चलना पड़ेगा, मैं अकेले नहीं सोऊंगी। क्या फ़िलहाल उसकी सास कहती है कि ठीक है, ये जा रहा है सोएगा, लेकिन इसको तुम परेशान मत करना, इसकी तबीयत ख़राब है। अब अदिति कहती है कि तबीयत ख़राब है, लेकिन देखने में तो ठीक ठाक है, ऐसी तो कोई तबीयत ख़राब नहीं है, और क्या चल रहा है मैं समझ नहीं पा रही हूँ। फिलहाल जब वो लोग सोचते हैं कि बहुत बवाल हो जाएगा, तो फिर दिलीप दास को उसके कमरे में भेज देते हैं, और जैसे ही वो कमरे में जाती है तो कुंडी लगाकर उसके बाद उसका क्लास लेने लगती है कि हाँ बताओ, क्या बात है, क्या नौटंकी चल रही है? देखने में तुम ठीक ठाक लग रहे हो और मैं समझ नहीं पा रही हूँ, क्या ऐसी कमी है मेरे में रह गई कि जिसका तुम लोग बदला ले रहे हो। दिलीप दास जो है वो सर झुकाए कुछ बोलता नहीं है। फिर वो उसके बाद बोल चाल के अपना सो जाती है, और उसके बाद दिलीप दास भी बगल में सो जाता है। वो सोचती है कि कुछ ये पहल करेगा अपनी तरफ से, लेकिन वो दूसरी तरफ से फिर करवट बदल लेता है और चादर ओढ़ लेता है, और फिर वो सोचती है कि चलो मैं ही बात करती हूँ। उससे बातचीत करने की कोशिश करती है। जैसे उसके पास जाती है तो वो उससे दूर भागने लगता है और कहती है कि क्या है ये, और दूर तुम क्यों भाग रहे हो? तो दिलीप दास कहता है कि मुझे तुम्हारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुमसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता हूँ, हाथ भी नहीं लगा सकता हूँ मैं। तो वो हैरान हो जाती है, सोचती है कि क्यों किसी और से प्यार करते हो क्या? वो कहता है कि हाँ। उसके बाद एक लड़के का नाम बताता है जिसका नाम चार्ली होता है।
दोस्तों हुआ एक समलैंगिक होता है जो कि चार्ली के नाम लड़के जो होता है उसके संपर्क में था। कोलकाता में 3-4 सालों से काम कर रहा था, तभी से उसका उसके संपर्क में था। और जैसी अदिति ये बात सुनती है तो उसे दिलीप दास से एकदम नफ़रत हो जाती है, अपना आप में खो देती है और वो कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम। लेकिन वो कहता है कि मैं जो कह रहा हूँ मैं ठीक कह रहा हूँ, मैं तुम्हारा भी अगर कोई बॉयफ्रेंड है या कोई और है तो तुम मुझसे रिलेशन अपना बना सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर तुम जिसके मर्ज़ी अपना काम रिलेशन बना सकती हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तुम अपनी ज़िंदगी जीने के लिए आज़ाद हो। मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ सारी सुख सुविधाएं मिलेगी, मैं तुम्हें रुपया पैसा सब कुछ दूंगा, लेकिन मैं किसी और का हूँ, मेरा कोई और पार्टनर है। और जब ये बात सुनती है कि मैं किसी और के साथ यहाँ पर रह सकती हूँ या फिर कोई बॉयफ्रेंड है उसके साथ अपना जो है रिलेशन रख सकती हूँ, तो उसे एक थप्पड़ जड़ देती है और कहती है कि दिमाग ख़राब है क्या तुम्हारा। मैं सिर्फ़ इसलिए आई हूँ और धोखा दिए हो तुम लोग। तुम मेरे घर पर पहुँचा दो। दिलीप दास जो है कुछ नहीं कहता है, कुछ बोलता नहीं है, लेकिन वो पूरी तरीके से हंगामा खड़े कर देती है और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती है। फिर सारे लोग कमरे में आते हैं। अब कहती है ऐसी-ऐसी बात, तुम लोगों ने धोखा दिया है, मैं तुम लोगों को छोड़ूँगी नहीं, यहाँ से जाने के बाद देख लेना मैं क्या करूँगी। सब लोगों के साथ उसके बाद जो है दिलीप दास जो था वो कहता है कि देख लिया, मैं इसलिए कह रहा था कि मेरी शादी मत कराओ, मैं अपने पार्टनर के साथ ही खुश हूँ, लेकिन तुम लोगों माने नहीं। तुम लोग बोले कि मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, अब यही देख लेना सँभालो। इसको उसकी माँ दिलीप दास के ऊपर बिगड़ जाती है, उसकी बाप भी बिगड़ जाते हैं। कहते हैं कि तेरी भलाई के लिए किया था, लेकिन तू ही नालायक है, निकम्मा है, नाक कटवाने पर लगा हुआ है। लेकिन अब वो कहती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे अपने घर जाना है। लेकिन तभी वो शख्स आता है कमरे में जो कि दाढ़ी वाला था, वो उसी का देवर होता है, उसका छोटा भाई दिलीप दास का। उसका नाम होता है राजीव। वो उसे देखती है तो देखते ही समझ जाती है, उसके मन में पहले से ही शंका हो जाता है कि यही होगा। लेकिन फिर जैसे ही उसको देखती है वो समझ जाता है कि ये वही है। अब सबके सामने बोल देना चाहती थी, वो आया था, ऐसी-ऐसी हरकतें कर रहा था, लेकिन फ़िलहाल वो कुछ बोलती नहीं है। वो सोचती है कि देखूं इन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। जैसे ही वो आता है राजीव, वैसे ही सारे लोग कमरे से चले जाते हैं, वहाँ से दिलीप दास भी चला जाता है। फिर राजीव जो है बिना बताए उसके बगल में बैठ जाता है और कहता है कि भाभी देखो, ऐसा है कि इनकी कहानी कुछ अलग है और तुम टेंशन मत लो, मैं सब लोग राजी है और मैं जो हूँ तुम्हें अपने पास रखूँगा, तुम्हें मुझसे रिश्ता रखो और हम दोनों पति पत्नी की तरह रहेंगे। अब अदिति से बात सुन के और हैरान हो जाती है। वो उससे कहती है कि तुम ही आए थे क्या मेरे कमरे में कल। तो वो हंसने लगता है और बोला कि हाँ मैं ही आया था, लेकिन तुम चिल्लाने लगी तो मैं भाग गया। वो बोला क्यों आए थे, फिर वो सारी कहानी बताता है, जिसके मुताबिक वो दिलीप दास जो था 3-4 सालों से उसका चार्ली से संपर्क था। उसने अपने परिवार वालों को साफ मना कर दिया था कि मैं शादी नहीं करूँगा और मेरा जो पार्टनर है, लेकिन परिवार वाले बहुत ज़्यादा दबाव उस पर बना रहे थे और वो शादी के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब शादी की डेट पड़ गई थी, शादी एकदम नज़दीक आ गई थी, तो 2-3 दिन शादी में रह गए थे, तो फिर चार्ली जो है आ जाता है और उसके बाद आकर वो वहाँ पर ड्रामा करने लगता है और कहता है कि शादी करेगा तो मैं ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। अब दिलीप दास जिसके साथ ज़बरदस्ती करके शादी तो कर ही रहे थे, वो जो है चार्ली को इस तरीके से देखता है तो वो सीधा मुड़ कर जाता है और कहता है कि मुझे शादी नहीं करनी है। लेकिन शादी जो है एकदम 2 ही दिन बचे हुए थे, तो ये लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है,
शादी करके आते हैं, उसके बाद जो लोग हैं देखा जाएगा, क्या पता दिलीप दास जो है सुधर ही जाएगा। लेकिन जब शादी करके लाते हैं तो दिलीप दास में कोई परिवर्तन नहीं आता है, वैसे कि वैसे ही रहता है। और फिर सारे लोग कहते हैं कि किसी तरीके से राजीव के साथ इसको सेट कर दो और मामला सेट हो जाएगा। तो ये कहानी राजीव उसको बताता है, और जब वो सोचती है कि ये सब लोग इतने गिरे हुए मानसिक के लोग हैं, वो सोचती है कि इतने लोगों के चंगुल से कैसे निकला जाए। फिर वो राजीव से कहती है कि चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे 1 दिन का मौका दो, 1 दिन का मौका दो, मैं अपने परिवार वालों को पूछ लूँगी और मुझे जो है कोई फ़ोन दो, मैं उनसे बात करूँगी। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी, क्योंकि उसके पास फ़ोन नहीं था। अब ये लोग उसको फ़ोन भी नहीं दे रहे थे। उसके बाद कहते हैं कि ठीक है, कल तुम्हारी बात करवा देंगे। और उसके बाद राजू जो है वो वहीं पर सोने लगता है, और कहती है कि यहाँ पर क्यों सो रहे हो? तो बोलता है क्योंकि अब तो बात हो गई, मैं तो यहीं पर रहूँगा। वो कहती है कि नहीं, अभी मैंने कहा है मैं अपने परिवार वालों से पूछ लूँगी, उसके बाद फिर कोई मैं फ़ैसला लूँगी, इसीलिए तुम बाहर जाओ। वो लोग उसे जाना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन ज़बरदस्ती वहाँ से निकाल देती है और वो कमरे से बाहर चला जाता है। उसके बाद वो कुंडी लगा लेती है और अपना सो जाती है। लेकिन जब अगला दिन आता है तो सुबह-सुबह दिलीप दास अपने परिवार वालों को अपना फ़ैसला सुना देता है कि मैं जा रहा हूँ चार्ली के पास और मुझे यहाँ पर रहना नहीं है। वो दोस्तों वहाँ से चला जाता है, अब उसे कोई रोक नहीं सकता था। इधर जो राजीव था वो दिन भर कमरे में आता रहता था, पूछता रहता था क्या हुआ, फ़ैसला लिया, तुमने क्या किया, बात हुई? तो बोला कि फ़ोन दे दो, मुझे मेरे पेरेंट्स से बात करनी है। लेकिन वो कहता है कि नहीं, पहले तुम अपना फ़ैसला सुनाओ कि तुम क्या जाना चाहती हो। उसके बाद वो कहती है कि जब समझ जाती तो ऐसे से ये बात नहीं कराएगा। तो वो कहती है कि ठीक है, मैंने फ़ैसला ले लिया है, मेरी तरफ से तो हाँ है, लेकिन मैं अपने माँ बाप से बात करना चाहती हूँ। अब वो फिर भी फ़ोन नहीं देता है। तो कहता है कि ठीक है, जब तुम राज़ी हो जाओ तो फिर उसके कोई क्या करेगा, मेरे घर वाले भी राज़ी हैं, तो मेरे माँ बाप से बात करने की क्या ज़रूरत है। अब दोस्तों जब शाम हो गई तो अदिति का जो ससुर था वो कमरे में आ जाता है, और वो अदिति से पूछता है कि क्या बहू, क्या तुम सोचा तुमने? वो कहती है कि मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरे घर पर भिजवा दो, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। मैं अब यहाँ रिश्ता इतनी आसानी से ख़त्म होगा कि नहीं होगा, मुझे कितना भी छटपटा लो, तुम्हें यहीं पर रहना होगा, और ना ही सही से कम एक बेटा है, उसके साथ रहना पड़ेगा। अब वो जो है रोने लगती है, कहती है कि अपने बेटे को तो तुम मना नहीं पाए, उसको तो तुम सुधार नहीं पाए, और मुझे ज़बरदस्ती रखोगे तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। उसके बाद वह भी धमकाता है कि यहाँ पर रिश्ते बनाने वाले बहुत सारे लोग होंगे, सोच लेना, तमीज़ से रहो और यहीं पर तुम्हें रहना पड़ेगा। इतना कहकर वो चला जाता है। लेकिन वो राजीव जो था उसके मन में बहुत ही खतरनाक खिचड़ी पक रही थी। उसकी प्लानिंग वो सुबह से ही कर रखा था, जिसके तहत जब वो जाती है नहाने के लिए बाथरूम में, तो एक कैमरा लगा देता है, उसको वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है, और फिर उसके बाद वो शाम को पूरी तैयारी करके परफ्यूम वगैरह मार के कमरे में आता है और बेड पर बैठ जाता है और कुंडी भी लगा देता है। अदिति कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो? तो वो बोलता है कि क्या फ़ैसला किया तुमने, अब तुम बताओ। वो बोलती है कि मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, इस परिवार में यहीं नहीं रहना है, मैं घर जाऊँगी। लेकिन फिर वो कहता है कि बैठो, तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। अब वो मोबाइल से उसी का वीडियो दिखाने लगता है, रोने लगती है, हाथ पैर जोड़ती है, कहती है कि इसे डिलीट कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। अब अदिति सोचती है कि लोगों से इतना जल्दी छुटकारा नहीं मिलेगा। वो कहती है कि चलो ठीक है, लेकिन वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत थी, और तुम इसे डिलीट कर दो, मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही रहूँगी, मैं सोच समझ लिया हूँ, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। लेकिन वो कहता है कि ये वीडियो मैं तभी डिलीट करूँगा जब हम दोनों पति पत्नी बन जाएंगे, यानी कि जब हमारा रिलेशन बन जाएगा
अब अदिति जो है वो कहती है कि ठीक है, लेकिन अभी मेरी फ़िलहाल तबीयत ख़राब है, मेरा पेट दर्द कर रहा है, 2 दिन के लिए मुझे और मौका दे दो, आज के लिए मुझे माफ़ कर दो। वो बहुत कहती है, रिक्वेस्ट करती है। पहले तो राजीव नहीं मान रहा था, लेकिन हाल फिलहाल में वो मान जाता है। जब उसे विश्वास हो जाता है कि अब अदिति जो है वो काबू में है, वो कहीं नहीं जाने वाली है, लेकिन फ़िलहाल वो वहीं पर रहता है, वहीं पर सो जाता है और अपना मोबाइल कहीं और छुपा देता है, जिससे कि वो वीडियो अब जो है बगल में लेटकर बड़ी-बड़ी बातें करता है, बड़े-बड़े सपने देखता है। लेकिन अदिति जो है उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। जब रात गहरी हो जाती है, बातें करते-करते राजीव सो जाता है, अदिति जो है वो ही उठती है। उसका जो मन कर रहा था यहीं पर इसका गला दबा दूँ, लेकिन फ़िलहाल वो उसे वहाँ से निकलना था। उसके बाद धीरे से वो निकलती है और वहाँ से भागती है और फिर करीब 9 किलोमीटर वहाँ से जब वो पहुँच जाती है, आधी रात को, अंधेरी रात में किसी तरीके से जब जाकर यहाँ पर इन लोगों को शायद पता चलता है तो वो चली गई है। अब इधर से लोग उसे ढूंढने लगते हैं और फिर इधर उधर निकलते हैं ढूंढने के लिए, लेकिन अदिति जो है उसे एक बाइक मिल जाता है इत्तेफाक से और उसे हाथ पैर जोड़ती है, कहती है कि भैया मैं ऐसी ऐसी मुसीबत में हूँ, मुझे मेरे मायके पहुँचा दो किसी तरीके से। वहाँ भी उसका पर 30 से 35 किलोमीटर ससुराल था दूर और 40 से 45 किलोमीटर दूर था, तो उस बाइक पर बिठाता है और मौके की नज़ाकत को समझता है और वो उसके मायके छोड़ देता है, लेकिन घर के पास ही छोड़कर वो भाग जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि अभी थाना पुलिस होगा तो इसी बीच में क्यों फंसना। फिलहाल उसने अदिति को बचाकर वहाँ पर ले जाकर छोड़ देता है और जब अदिति उसे अपने घर वाला को देखा तो हैरान हो गया और जब सारा कारण पूछा तो सारी कहानी वो रो रो के बताने लगी। उसके बाद वो लोग तुरंत उसको लेकर पुलिस थाने जाते हैं और जहाँ पर जाने के बाद पुलिस सुनती है मामला, तो मामला बहुत संगीन था, कार्रवाई करती है। अब एक दिन वो छानबीन में लगा देती है, दूसरे दिन में वो जाकर उसको ससुराल के 5 लोगों को हिरासत में लेती है। अब वो लोग जो है दिलीप दास को भी बुलवा लेते हैं और उस पर दबाव डालते हैं कि हम लोग फंस जाएंगे, वरना तू जो है आकर इसको एक्सेप्ट कर लो और बोल दे कि मैं मजाक कर रहा था और मैं इसके साथ ही रहूँगा। दिलीप दास वही बोलता है। जब उन लोगों को हिरासत में ले लिया जाता है, पूछताछ की जाती है, कहता है कि मैं जो हूँ और मजाक कर रहा था, कोई समलैंगिक नहीं हूँ, मेरा और अदिति का पति पत्नी का रिश्ता है, मैं उसे अपने पास रखना चाहता हूँ। लेकिन अदिति तैयार नहीं हुई और अदिति के घर वाले तैयार नहीं हुए। जैसे ही ये सारी बातें हो रही थी, उधर से चार्ली आ जाती है। चार्ली जो है वो कहता है कि ये परिवार वाले के दबाव में आकर ये सब कह रहा है। वहाँ पर बहुत हंगामा हो जाता है। इधर अदिति कहती है कि मैं कभी भी इस घर में नहीं रह जाऊँगी और मुझे एफआईआर करवाना है इन लोगों के ऊपर। फ़िलहाल यही होता है कि उन लोगों के ऊपर एफआईआर होता है और काफ़ी गंभीर धाराएं लगाई जाती है। पुलिस वाले जब चार्ली से पूछते हैं कि चार्ली कहता है कि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, जैसे इसको वहाँ से बुलवा लिया गया है, आओ, हाँ यहाँ पर मामला ऐसा हो गया कि तुम अगर नहीं आओगे तो हम लोग फंस जाएंगे। तो ऐसे ही दिलीप दास चार्ली से कहता है कि भाई तू भी पीछे चल और जैसे ही मैं पुलिस के सामने कुछ कहूँगा तो तुम बीच में आ जाना और इस तरीके से हम दोनों जो है एक साथ ही रह लेंगे और इस तरीके से ये सब चले। दोस्तों, इस तरीके से एक लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो गई, लेकिन इसमें गलती किसकी क्या थी? दिलीप दास की थी या फिर उसके माँ बाप की थी या फिर अदिति के घर वालों की थी? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं इसमें गलती किसकी थी और ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए। तो दोस्तों, ये रही कहानी आज के लिए, बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करते। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए कहानी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।